दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। वही आखिर हुआ जिसका डर था और हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम का एक जबरदस्त उदाहरण है। सेना के पराक्रम को पूरा देश सलाम कर रहा है, जय जयकार कर रहा है। इस जय जयकार और पराक्रम को सलाम करने के बीच सेना के दर्द को भी महसूस किया जाना चाहिए। एक लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक दुनिया में सेना सबसे संवेदनशील मुद्दा अगर कोई होता है तो वह सेना का मुद्दा होता है, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के जिसको हम लोग बोलते हैं कुशल क्षेम, राष्ट्र के को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए अंतिम उपाय सेना है। उसके पहले समझदारी, समझबूझ, डिप्लोमेटिक स्टैंड, सहमति, लोगों की राय जानना, लोगों के अपने अनुकूल करना, अपने अपने हितों को समझना। जब सब फेल हो जाता है, जब कोई काम नहीं आता है, तब भरोसा जाकर टिकता है सेना पर। और सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाया, वह सचमुच में लोगों के दिल में सेना के प्रति सम्मान भर गया। लेकिन सेना के प्रति जो हमारा रवैया है, मैं शासक दल के नेताओं की तो बात कह रहा हूं, सामने में उसका उदाहरण है कि किस प्रकार की बातें वे लोग कह रहे थे। लेकिन वे लोग जो सेना के बारे में उस तरह की बातें कह रहे थे, चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी हों या दूसरे कई लोग हों, लेकिन उससे अधिक खतरनाक बात तो यह है कि हमारी सरकार का उनके प्रति जो रवैया है, आखिर क्या कारण रहा होगा कि सरकार है कि सरकार जो है सो इस विजय का, सेना का श्रेय अपने पास ले लेना चाहती। ठीक है कि जो सरकार का नेतृत्व तो रहता ही है और सरकार को इसका श्रेय दिया भी जाना चाहिए, यही लोकतांत्रिक मर्यादा है। लेकिन सरकार को श्रेय देने का मतलब, क्योंकि सरकार सभी की होती है, सरकार का मतलब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन की सरकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि एनडीए गठबंधन की सेना है या सेना का पराक्रम एनडीए गठबंधन या सत्तारूढ़ दल के हिस्से में उसका कोई श्रेय जा सकता है। सरकार तो सबकी होती है, एनडीए सबकी नहीं है जी। इंडिया भी सबकी नहीं है। जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है, मैं उसकी बात कह रहा हूं, तो वह भी सबकी नहीं है। कांग्रेस भी सबकी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी सबकी नहीं है, यानी कि उसकी विचारधारा सबकी विचारधारा नहीं है। लेकिन हमारी सरकार सबकी है, क्योंकि सरकार संविधान से बंधी हुई संस्था है और संविधान हम सबका है। सरकार देश के प्रति समर्पित है और देश हम सबका है। तो सरकार के श्रेय को पार्टी अगर अपने पक्ष में लेने लगे तो बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है, या कोई शुभ लक्षण नहीं है। उस दिन एक डिबेट में सुन रहा था, लोग आपस में बात भी करते हैं कि बांग्लादेश के समय में जब युद्ध हुआ और बांग्लादेश का उदय हुआ इस दुनिया में, तो पूरी दुनिया ने, भारत के लोगों ने भी छूटते ही इंदिरा गांधी का नाम लिया, सेना का तो नाम नहीं लिया। जी, इंदिरा गांधी का नाम लिया, यह सच है, लेकिन यह इंदिरा गांधी ने खुद नहीं लिया। यह सबसे पहले जो नेता विपक्षी पार्टी के उस समय में थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका श्रेय उनको दिया। और संसद में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह होता है। लेकिन आपको याद है, उसके बाद कांग्रेस खुद उस जीत का श्रेय लेने से
के लिए बहुत आगे नहीं बढ़ी। और ना उस सेना के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती थी कि सेना के राजनीतिकरण के क्या खतरे हो सकते हैं, तो कांग्रेस ने कभी ये श्रेय नहीं दिया। और वो चुनाव में उसका पराजय भी की स्थिति आ गई, कोई बहुत अच्छा परिणाम उसका नहीं आया, चुनावी परिणाम। तो सेना एक संवेदनशील मामला होता है। अभी पिछले दिनों जिस ढंग से हमारे वायुसेना के प्रमुख ने सेना के बारे में, वायुसेना की स्थिति के बारे में बताया, जाहिर है कि नागरिकों के मन में कुछ चिंताएं तो जरूर हो गई हैं। अब जो सरकार है, सरकार इस व्यवस्था को किस ढंग से समझती है, उनकी बातों को किस तरह से लेगी, क्योंकि सरकार की तो यह आदत है, और सत्तारूढ़ दल की भी इतने सारे ट्रोल आर्मी लगा रखे हैं, उनकी तो आदत ही है कि जो सरकार से जरा सा भी असहमत हुआ, जिसने एक अन्य विचार या वैकल्पिक विचार की बात कही, उस सबको सब एक सिरे से देशद्रोह के खाते में डाल देते हैं। अगर ठकुर सुहाती बात ना हो, सारी बातें अगर सरकार के समर्थन में ना हो, जरा सा भी अगर असहमति की कोई गुंजाइश हो, कोई सवाल मन में उठे, तो सीधे ये लोग देशद्रोह के खाते में डाल देते हैं और सरकार देखती रहती है। कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, किस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, यहाँ तक कि हमारे कानून व्यवस्था के लोग, जो मुख्यमंत्री वगैरह, उप मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री जो बयान दे रहे हैं, कहीं अदालत इसका संज्ञान उस ढंग से नहीं लेता है, सुओ मोटो नहीं ले रहा है, या ले रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, और उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही। तो जिसका डर था वही सब अब प्रकट होने लगा है। सेना अगर खुलेआम कोई बात कहती है, अपना दुख अगर सेना के लोग प्रकट करते हैं, तो ये राजनीतिक मसला नहीं है, यह पूरी देश के लिए चिंता की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री को फिर सोचना चाहिए कि जिस प्रकार सैन्य बेस में, रक्षा मंत्री भी जिस प्रकार ने भी किया है, जिस प्रकार सैन्य बेस में वो प्रकट होते हैं, फोटो खिंचाते हैं, और फोटो शूटिंग उनकी होती है, और उसका पोस्टर बनता है, ये क्या सेना को अच्छा लग रहा होगा? यह कोई तमाशा नहीं है श्रीमान, यह कोई नाटक नहीं है। जान हथेली पर लेकर हमारे सैनिक आगे बढ़ते हैं, और उस वर्दी के पीछे जो एक पवित्रता छिपी हुई है, उस वर्दी के पीछे जो दायित्व है, आप वर्दी तो पहन सकते हैं लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं जा सकते हैं। यह सिर्फ आपकी इच्छा की बात नहीं है, यह आपके कौशल, प्रशिक्षण, और वह आपका इलाका नहीं है कि आप वहां जाएं, और क्योंकि वह नागरिक अधिकार वर्ग और सरकारी अधिकार से बाहर की चीज है। उसके लिए जो परीक्षा होती है, जो कठिन प्रशिक्षण होता है, जो दृढ़ संकल्प होता है, जो प्राण तक बलिदान कर देने का जज्बा होता है, तब जाकर के वह सैन्य वेश किसी के शरीर पर, किसी के व्यक्ति के शरीर पर उसकी शोभा बढ़ती है। ऐसे पहन लेने से क्या मजाक उड़ाना है? तो यही सब हो रहा। अभी प्रधानमंत्री जब बिहार गए थे और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कह रहे थे, और अपनी अन्य योजनाओं की घोषणा की बात कह रहे थे, जिस तरह से उनकी भाषा होती है, गोली है, सिखा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा, एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में हम अलग थलग हो गए हैं। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल विदेश गए हुए हैं, वो तो जब आएंगे तब पता चलेगा, या क्या पता तब भी पता न चले कि दुनिया में उन्हें किस रूप में लिया गया और कितना समर्थन हासिल हुआ। जिस मिशन पर गए थे उस मिशन में कितनी सफलता मिली, यह तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, या लोगों की समझ में जो बात आ रही है, उससे तो बहुत उत्साहजनक वातावरण नहीं लगता है। हम बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए। अभी देखिए कि
जो विदेश नीति पर ही अभी बेसी बातचीत हो रही है। घरेलू नीति पर या घरेलू स्थिति पर तो हम बात ही नहीं कर पा रहे। अभी जिस प्रकार से रूस अभी पाकिस्तान में संभावनाओं को टटोल रहा है, जिस प्रकार से अगर रूस भारत चीन है, इस संभावनाओं की बात भी लोग सोचते हैं। लेकिन ब्रिक्स में तो ये थे, और ट्रंप ने आते ही ब्रिक्स का क्या उस पर असर डाला, धज्जियां उड़ाई है तो नहीं कह सकता, मैं नहीं कहना चाहिए, हमें शोभा नहीं देता है, लेकिन उस पर कोई बहुत अच्छा असर तो नहीं पड़ा। और लगभग उसकी कोई मीटिंग होती है नहीं होती है अब अभी पता नहीं। लेकिन जिस प्रकार चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने को खड़ा किया, और भारत की स्थिति में खुल्लम खुल्ला या बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारत के साथ कोई नहीं आया समर्थन में। जिस प्रकार से एक समय में सोवियत रूस हुआ करता था, वह जब आया तब वैसी स्थिति तो नहीं बनी। इंग्लैंड वगैरह तो देख ही रहे हैं, ट्रंप महोदय तो रोज हमारे देश को, प्रधानमंत्री की बात नहीं करनी चाहिए, रोज हमारे देश की संप्रभुता को रोज वो लांछित कर रहे हैं। हाँ, और हमारी सरकार उसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पा रही है। पता नहीं क्या कारण है इस दुनिया में। अगर आप अपने यहाँ कमजोरों को जीने का हक नहीं देंगे, कमजोरों को सम्मान नहीं देंगे, तो यह एक स्केल बन जाएगा। तो अमेरिका से हम कई मामलों में बहुत कमजोर हैं, चाहे जीडीपी का मामला हो, पर कैपिटा इनकम का मामला हो, साइज ऑफ इकोनॉमी का मामला हो। चीन भी हमसे बहुत आगे निकल गया है, हम कहीं कंपटीशन में नहीं है। हम चौथी इकोनॉमी और तीसरी इकोनॉमी की चाहे जितनी बातें करें, लेकिन ये हकीकत है। तकनीकी रूप से हम चाहे जो हों, लेकिन हकीकत के रूप में, वास्तविक रूप में हम कहीं उस तरह से नहीं है। तो हंगामों के पीछे जो दिन रात हंगामा खड़ा किया जाता है सत्तारूढ़ दल के तरफ से, उन हंगामों का मकसद क्या होता है? उस हंगामों में छिपे हकीकत को कौन निकाल बाहर करेगा? उस हंगामों के पीछे की हकीकत को कौन समझेगा? आज नागरिक समाज को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हंगामों के पीछे का हकीकत क्या है, और हमारा लोकतंत्र क्या सचमुच खतरे में है या नहीं है। निश्चित रूप से इस पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं कि खतरे में है कि नहीं है, लेकिन नागरिक समाज इस पर सोचे कि जिस प्रकार से लोकतंत्र में सिकोड़ हो रहा है, विड्रॉल सिचुएशन आ गया है, जिस तरह की मनोवांछा हमारे सत्तारूढ़ दल में चुनावी माध्यम से सरकार जो बनी है उसके मन में है, और हर हाल पर चुनाव जीत लेने का जो ये इरादा या जो भी उसको शब्दावली में कहें, मैं उन शब्दावलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल नागरिक समाज को चाहिए कि इस पर चिंतन करे, सोचे, और ये देखे कि हमारे देश की सुरक्षा, देश का स्वरूप कहाँ अक्षुण्ण है। किसी भी देश की ताकत हथियार में तो नहीं होती है, लोगों में होती है, लोगों की एकजुटता में होती है, निश्चल एकजुटता में होती है, छलिया एकजुटता में नहीं, धोखे में की गई एकजुटता में नहीं। दुनिया ने वियतनाम जैसे देश और अमेरिका जैसे देश के संघर्ष को भी देखा है। तो ताकत तो अपनी जगह है, इरादा अपनी जगह है। एक समय में पश्चिम बंगाल में, पूरी दुनिया में की बात तो नहीं जानता, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोग कहते थे हमार नाम तुम्हार नाम वियतनाम वियतनाम। अगर हमें नैतिक शक्ति है तो लोग हमारे साथ खड़ा होंगे। फिलहाल तो अपील यह है कि हंगामों में छिपे हकीकत को खोलने की कोशिश कीजिए। नागरिक समाज का यह दायित्व है कि वह उसको खोले, समझे, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताए कि आखिर राह भूले तो भूले कहाँ से हम। क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें यह नहीं करना चाहिए? क्या हंगामों से हम इतने आक्रांत हो जाएंगे कि यथार्थ ही हमारी आंख से ओझल हो जाएगा? आने वाली पीढ़ियों की हमें कोई चिंता नहीं है।
आप अपने आसपास इस विचार श्रृंखला को शुरू कीजिए। अगर यह कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के बीच में इसे बांटिए। आपको पसंद ना आया हो तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इसे कैसे किया जाए। लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम आपको पसंद ना आए या ये विचार पसंद ना आए तो बात अलग है, नहीं तो आप अपने तरीके से इन तमाम मुद्दों पर जरूर सोचिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और इससे बेहतर वीडियो बना करके इससे बेहतर चिंता साझा कीजिए। समाज में एक विमर्श शुरू हो, यह राह भूले कहाँ से हम और अब बचने का रास्ता क्या है हंगामा के पीछे का हकीकत। तो नमस्कार, आज तो इतना ही, और फिर हम बात करते हैं इन विषयों पर, लेकिन आपकी टिप्पणी जरूरी है। नमस्कार।